Students, now we are going to discuss the methods of purification of organic compounds. Already some methods we have discussed in the previous class. अब यहाँ पे कुछ और मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे. पांचवा मेथड है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. अब ये मेथड कौन से लिक्विड्स में यूज की जाती है? ओनली इन दोज लिक्विड्स विच डीकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. जो लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट पे डीकम्पोज होते हैं उन्हें प्यूरिफाई करते समय हम इस मेथड का यूज करते हैं. अब अगर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे डीकम्पोज होगा तो उससे हम कैसे प्यूरिफाई कर पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिस पे क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Therefore, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point of liquid. मतलब क्या होगा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा मिलेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम मिलेगा. यहाँ पे हमें क्या करना है? जो प्रेशर रहता है अबाउट द लिक्विड उससे हम रिड्यूस करेंगे. अब प्रेशर को हम कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग वैक्यूम पंप. टेक्निक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप को यूज करके हम लिक्विड पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको कम करेंगे, और प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा? लिक्विड विल बॉईल एट लोअर टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे वो बॉईल होगा, जिसके कारण लिक्विड डीकम्पोज नहीं होगा और बाद में उसे इम्प्यूरिटी से हम सेपरेट कर पाएंगे. इस प्रकार से लिक्विड को प्यूरिफाई किया जाता है. एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? तो यहां रहेगा सेपरेशन. सोप इंडस्ट्री, बेटर वे. सोप हम बनाते हैं. सोप किस प्रकार से बनता है? तो सोप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल और फैट. इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? अल्कली के साथ. तो बनेगा सोप एंड ग्लिसरॉल. हाउ टू प्रिपेयर सोप? बाय ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल और फैट विथ अल्कली. अब यहां साइड प्रोडक्ट कौन सा है? ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का अल्कलाइन सॉल्यूशन हमें यहां मिलता है. ग्लिसरॉल का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? अल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसको हम स्पेंट लाई कहते हैं. और इस स्पेंट लाई को सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं. क्यों हम इसी मेथड को यहां यूज करेंगे? क्योंकि ग्लिसरॉल डीकंपोज होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इसलिए याद रखना, यहां ग्लिसरॉल को रिकवर करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं. तो एग्जांपल कौन सा रहेगा? सेपरेशन ऑफ स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री. सो इन दिस वे दिस इज द फिफ्थ मेथड. वंस अगेन रिपीटिंग हियर, ये उन्हीं लिक्विड्स में यूज करते हैं जब जो बॉइलिंग पॉइंट पे डीकंपोज होते हैं. फिर इन लिक्विड को या इन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कैसे किया जाता है? बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. यहां हम प्रेशर को कैसे कम करेंगे? बाय यूजिंग वैक्यूम पंप. प्रेशर कम हो गया, लिक्विड विल बॉईल एट ए लोअर टेम्परेचर, जिसके कारण उसका डीकम्पोजिशन नहीं होगा और इस प्रकार से हम उसको प्यूरिफाई कर पाएंगे. एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री. नेक्स्ट मेथड इज स्टीम डिस्टिलेशन.
Steam distillation is used in those liquids which are steam volatile. स्टीम के कारण जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम स्टीम वोलाटाइल कहते हैं एंड दीज लिक्विड्स विल बी इमिसिबल विथ वाटर। कंडीशन कौन सी है यहां पे? एक तो लिक्विड स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए और दूसरा वाटर के साथ मिसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसे लिक्विड्स को प्यूरिफाई करते समय हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट किस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने समझो मिक्सचर लिया, एनिलीन प्लस वाटर। यहां से एनिलीन को हमें सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां स्टीम को पास करेंगे। यहां रहता है स्टीम जनरेटर, ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे स्टीम जनरेटर। यहां से स्टीम पास होगी, यहां स्टीम आएगी और बाद में स्टीम के कारण क्या होगा, ये एनिलीन वेपर फेज में चला जाएगा और फिर यहां से एनिलीन बाहर निकल जाएगा एंड हियर इट इज कनेक्टेड टू वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर को हम यहां कनेक्ट करेंगे ताकि वेपर्स एनिलीन की लिक्विफाई होगी। अब यहां पे क्या होता है कि जो वेपर्स निकलेगी उसमें थोड़ी बहुत वेपर्स वाटर की रहेगी, थोड़ी बहुत एनिलीन की रहेगी और इसलिए यहां वाटर कंडेंसर से पास होने के बाद हमें जो लिक्विड मिलेगा यहां जो लिक्विड मिलेगा वो मिक्सचर रहेगा, एनिलीन थोड़ा बहुत रहेगा प्लस थोड़ा बहुत वाटर भी रहेगा। फिर इन दोनों को हम सेपरेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम इन दोनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से एनिलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करना, जो लिक्विड स्टीम वोलाटाइल होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस प्रकार से रहेगा। ये यहाँ फ्लास्क आपको दिख रहा है, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं, जिसमें हमने मिक्सचर लिया है एनिलीन एंड वाटर का। इस मिक्सचर को हम पास करेंगे स्टीम को। स्टीम को कौन जनरेट करेगा, स्टीम जनरेटर यहाँ हम यूज करेंगे। जैसे स्टीम यहाँ पे आएगा एनिलीन वेपर फॉर्म में या वोलेटाइल फॉर्म में चला जाएगा, फिर यहाँ से स्टीम और एनिलीन दोनों की वेपर्स बाहर निकलेगी। ये वाटर कंडेंसर थ्रू पास होगी, कंडेंस होने के कारण दोनों लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं, जहाँ आपको एनिलीन और वाटर के लेयर्स दिखाई देते हैं। और इन दो लेयर्स को हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। So this is the sixth technique or method, that is steam distillation. Now सेवंथ मेथड हम लेंगे नेक्स्ट मेथड इज क्रोमैटोग्राफी। अब ये क्रोमैटोग्राफी एग्जैक्टली है क्या, इसे कहां हम यूज करते हैं? तो समझो मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है। मिक्सचर हमने लिया, मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स को हमें पहले सेपरेट करना है और बाद में आइडेंटिफाई भी करना है, यानी कंपोनेंट कौन सा रहेगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। देयरफॉर द मेथड ऑफ सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन of various components of the mixture is chromatography. अब क्रोमैटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, तो बेसिक प्रिंसिपल इज प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। बेसिक प्रिंसिपल कौन सा, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। अब ये एडसॉर्प्शन होता क्या है, देखिए जरा। हम मार्कर्स पेन से इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो कलर पिगमेंट से या डाई पार्टिकल है वो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे स्टिक हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें
डाई पार्टिकल्स इस व्हाइट बोर्ड पे स्टिक होते हैं, चिपक जाते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एडसॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम ब्रेड डे टू डे लाइफ में यूज़ करते खाते हैं, ब्रेड खाते समय बटर भी लगाते हैं। तो ये जो बटर हम ब्रेड पे लगाते हैं, मतलब क्या होता है कि बटर ब्रेड पे स्टिक होता है, चिपक जाता है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एडसॉर्प्शन। तो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस पे डिपोजिशन कहलाता एडसॉर्प्शन। द डिपोजिशन ऑफ one substance on the surface of other substance is called adsorption. इस adsorption के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए यहां जो डाई पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एडसॉर्बेट। जो डाई पार्टिकल्स यहां रहेंगे उनको हम कहते हैं एडसॉर्बेट, और जो व्हाइट बोर्ड रहेगा उसको हम कहेंगे एडसॉर्बेंट। एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ वाला हमने लिया है, देखिए जरा, यहां डाई पार्टिकल को क्या कहना, एडसॉर्बेट कहना, तो व्हाइट बोर्ड को क्या कहोगे, एडसॉर्बेंट। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था बटर ऑन ब्रेड, तो बटर क्या रहेगा, एडसॉर्बेट, ब्रेड क्या रहेगा, एडसॉर्बेंट। इसीलिए जिस सब्सटेंस के सरफेस पे दूसरा सब्सटेंस जमा होता, डिपॉजिट होता, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेंट। द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच अदर सब्सटेंस गेट्स डिपॉजिटेड इज नोन एज एडसॉर्बेंट। तो आपको यहां एडसॉर्बेंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम क्रोमैटोग्राफी में एडसॉर्बेंट ही यूज करेंगे। अब देखिए जरा यहां पे क्या होगा, कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन के कारण हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मेथड इज कॉल्ड chromatography. This was introduced by Sweat. स्वेट ने इसे इंट्रोड्यूस किया, और इसका ओरिजिन कौन सा रहेगा, क्रोमास, ग्रीक वर्ड, मतलब होता है कलर। क्रोमा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स क्या होता है, कलर। तो यहां डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट कलर्स फॉर्म होते हैं, therefore chromatography. Now remember well, chromatography क्या है, the separation and identification of different components of a mixture using preferential adsorption. Adsorption क्या है, the process in which one substance gets deposited on the other substance is adsorption. इसके कितने कंपोनेंट्स है, दो, एक एडसॉर्बेट, दूसरा एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट किसे कहना, जो डिपॉजिट होता है, जैसे कि यहां डाई पार्टिकल्स। एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे, जिस पे डिपोजिशन होता है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड। देन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई स्वेट, एंड क्रोमैटोग्राफी में क्रोम का मतलब क्या होगा, ओरिजिन रहेगा ग्रीक वर्ड क्रोमा, मतलब होता है कलर। अब ये क्रोमैटोग्राफी दो प्रकार का दिया गया है। पहला टाइप कौन सा है, एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, और दूसरा रहेगा पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एडसॉर्प्शन, सेकंड इज पार्टीशन। पहले हम एडसॉर्प्शन को देखते हैं। अब यहां एडसॉर्बेंट हम कौन सा यूज करेंगे, तो जनरली सिलिका जेल और एल्यूमिना। एडसॉर्बेंट प्रेफरेबली हम कौन सा यूज करते हैं, सिलिका जेल और एल्यूमिना। अब इससे हम किस प्रकार से कैरी आउट करेंगे, तो इसके भी दो प्रकार है। पहला दिया है कॉलम क्रोमैटोग्राफी और दूसरा
थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के दो प्रकार हैं, पहला कॉलम क्रोमैटोग्राफी, दूसरा थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। अब ये एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे यहां पे डिटेल में। सबसे पहले कॉलम क्रोमैटोग्राफी को एक्सप्लेन करते हैं। तो वाई कॉलम क्रोमैटोग्राफी, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहां ट्यूब लेना पड़ेगा जिसको हम ब्यूरेट कहते हैं। ये ग्लास ट्यूब या ब्यूरेट भी हम ले सकते हैं। इस ब्यूरेट में हम क्या करेंगे, ये स्लरी फीड करेंगे। स्लरी किसकी रहेगी? स्लरी ऑफ सिलिका जेल और एल्यूमिना इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। हम स्लरी बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। किसका पेस्ट बनाएंगे? सिलिका जेल और एल्यूमिना का। किस में बनाएंगे? पर्टिकुलर सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट। अब ये जो आपको दिख रहा, उसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। कौन सा रहेगा? सिलिका और एल्यूमिना रह सकता है। इसको ही कहना स्टेशनरी फेज। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज कौन सी स्टेट में रहता है? तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। कुछ केसेस में लिक्विड भी हो सकता है, यहां सॉलिड रहेगा। उसके बाद यहां जो लिक्विड हम डालेंगे या सॉल्वेंट डालेंगे यहां से, ये हम सॉल्वेंट इस प्रकार से दिखाएंगे। ये रहेगा सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। इसको कहेंगे मोबाइल फेज क्योंकि ये मूव होते रहता है। और ये कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इस प्रकार से कॉलम क्रोमैटोग्राफी के दो फेजेस, एक स्टेशनरी फेज, दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज कौन बनाएगा? SiO2 और Al2O3। क्यों? बिकॉज दीज आर द गुड एड्सॉर्बेंट्स। मोबाइल फेज कौन बनाएगा? सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसके बाद यहां पे हम मिक्सचर भरेंगे, रखेंगे। यहां मिक्सचर हमें लेना है। मिक्सचर हम लेंगे जिसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे, A एंड B। ऐसे दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर हमने लिया। फिर ये मिक्सचर ड्रॉप वाइज मैनर में हम यहां से रिलीज करेंगे। स्लोली ड्रॉप वाइज मैनर में रिलीज करना है। व्हाट विल हैपन हियर? अब ये जो सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, ये सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। एट द सेम टाइम ये मिक्सचर भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। मिक्सचर विल रन डाउन स्लोली। अब धीरे धीरे नीचे जाते समय क्या होगा? तो यहां पे सबसे पहले कलर बैंड, ग्रीन कलर का बैंड यहां पे प्रोड्यूस होगा। लेट इट बी ऑफ ए। अब देखिए, दो कंपोनेंट्स में से पहले एक ही कंपोनेंट का कलर बैंड यहां फॉर्म हो गया है। लेट इट बी ऑफ ए। फिर दूसरा क्या होगा? बी फेज से सॉल्वेंट के साथ धीरे धीरे नीचे जाएगा और यहां और कहीं दूसरा बैंड हम दूसरे कलर से बनाएंगे। इस प्रकार से देखिए, ये ब्लू कलर का बैंड बन गया है ऑफ बी। इस प्रकार से देखो जरा, यहां दो सेपरेट कलर बैंड्स बन गए हैं ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब यहां इस कॉलम के ऊपर में दिख रहा सिर्फ एक ही कंपोनेंट एड्सॉर्ब हुआ है। दोनों के दोनों एड्सॉर्ब हुए क्या? नहीं, दो में से सिर्फ एक ही एड्सॉर्ब हुआ है। इसलिए टेक्निक को नाम दिया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। जितने भी कंपोनेंट्स मिक्सचर में रहेंगे उनमें से कोई एक कंपोनेंट ज्यादा प्रपोर्शन में एड्सॉर्ब होगा, इसीलिए इसको नाम दिया है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन।
ठीक है। अब क्या होगा, जो सबसे पहले एड्सॉर्ब होता वो सॉल्वेंट में लेस सोल्यूबल रहता। रिमेंबर वेरी वेल, जो सबसे पहले जमा होगा, एड्सॉर्ब होगा, वो सॉल्वेंट में कम सोल्यूबल रहेगा, और सबसे आखिरी में जो जमा होगा वो सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। तो ये कम सोल्यूबल रहेगा इन सॉल्वेंट एंड दिस इज मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। बाद में इनको सेपरेट कैसे करना, तो देखिए यहां से फिर सॉल्वेंट को पोर किया जाता है। सॉल्वेंट जैसे हम पोर करेंगे, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट बाहर निकलता, विच इज मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट और विच इज एड्सॉर्ब लेटर। जो बाद में डिपॉजिट हुआ है वो सबसे पहले निकल जाता है, फिर यहां कंटेनर में हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, वो निकल गया। वो पूरी तरह से निकलने के बाद फिर दूसरे कंपोनेंट को हम रिकवर करेंगे। इस प्रकार से ये दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है यूजिंग दिस टेक्निक, जिसको हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, दैट इज द एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। तो देखिए यहां पे ये कौन से केसेस में यूज किया जाता है। जनरली ऐसे केसेस में हम इसे यूज करेंगे जहां सब्सटेंस और इम्प्यूरिटीज की केमिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफर करती है। इम्प्यूरिटीज और सब्सटेंस इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जहां स्लाइटली डिफर करेगी, उन्हीं केसेस में कॉलम क्रोमैटोग्राफी को यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हो गया फर्स्ट टाइप एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का, कॉलम क्रोमैटोग्राफी। नाउ सेकंड इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ऐसा ग्लास प्लेट या प्लास्टिक प्लेट आपको लेना है। इस ग्लास प्लेट पे कोटिंग किया जाएगा, किसका, सिलिका जेल और एल्यूमिना का। ये एड्सॉर्बेंट का रोल प्ले करेंगे। बाद में एक जार लिया जाएगा, इस जार में सॉल्वेंट भरा जाएगा, सुटेबल सॉल्वेंट जो भी रहेगा। इसमें फिर इस प्लेट को रखा जाएगा, लेकिन प्लेट को रखने के पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा, यहां से इस एंड से 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं बेस लाइन। इसको हम कहते हैं बेस लाइन। थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर में मार्क करेंगे तो आसान होगा आपको समझने के लिए। ये क्या हो गया, बेस लाइन। कितना सेंटीमीटर रहेगा डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेंटीमीटर पे हमने एक लाइन बनाया। उसके बाद इसी लाइन के सेंटर में मिक्सचर का ड्रॉप रखना है, ड्रॉप पुट करना है। एक बार पुट किया, ड्राई करना, फिर से पुट करना, ड्राई करना, ऐसे 3-4 बार आप ड्रॉप को पुट करेंगे और हर बार अच्छे से उसको ड्राई करेंगे। अब ये जो प्लेट बनी है इसको हम कहते हैं क्रोमा प्लेट। इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमा प्लेट कहेंगे। और बाद में ऐसा डेवलप्ड हुआ प्लेट को हम कहां रखेंगे, इस जार में जिसमें सॉल्वेंट भरा गया है। अब जार में रखते समय प्लेट इस प्रकार से होना चाहिए, रखना पड़ेगा आपको, ताकि प्लेट का जो बेस लाइन रहेगा वो ऊपर में होना चाहिए सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट में डूबा हुआ नहीं चलेगा। इस प्रकार से रहेगा। बाद में क्या होगा, दिस सॉल्वेंट विल राइज इन अपवर्ड डायरेक्शन। धीरे धीरे सॉल्वेंट क्या होगा, ऊपर मूव होगा। सॉल्वेंट मूव होगा, उसके साथ इस मिक्सचर में जो भी कलर्ड पिगमेंट्स है वो भी धीरे धीरे मूव होंगे। और मूव होते समय क्या होगा, कुछ समय के बाद आपको यहां 2 कलर स्पॉट्स या डिफरेंट कलर स्पॉट्स दिखाई देंगे। समझिए पहला कलर स्पॉट हो गया अब कंपोनेंट ए, और ये दूसरा कलर स्पॉट हो गया
ऑफ कंपोनेंट बी। और उसके बाद एक और लाइन आपको दिख सकती है यहाँ पे, कौन सा रहेगा, एक और लाइन इसको हम यहाँ पे आपको दिखेगी, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। तो जब आप इस क्रोमा प्लेट को इस सॉल्वेंट में रखोगे फॉर सर्टन टाइम, हाफ आवर 45 मिनट्स के लिए रखना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद आपको क्रोमा प्लेट इस प्रकार से दिखाई देगा। ये दो कंपोनेंट इस प्रकार से सेपरेट हो गए हैं और ये जो लाइन टॉप में दिखेगा दैट इज सेड टू बी द सॉल्वेंट फ्रंट। उसके बाद आप क्या करोगे, ये बेस लाइन और ये सॉल्वेंट फ्रंट, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है उसे मेजर करोगे, लेट इट बी x सेंटीमीटर। बेस लाइन से a का डिस्टेंस डिटरमाइन करोगे, लेट इट बी y, और b का भी डिस्टेंस मेजर करोगे, लेट इट बी z सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या निकालेंगे, RF विच इज द रिटार्डेशन और रिटेंशन फैक्टर। RF को क्या कहोगे, रिटार्डेशन और रिटेंशन फैक्टर। कैसे निकालना, उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस traveled by solvent front from baseline। अब देखिए जरा, कंपोनेंट कौन सा लेंगे, A, तो यहां हम निकालेंगे RF ऑफ A। A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखिए Y। सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस कितना है, X। रिटेंशन फैक्टर मिलेगा A का Y अपॉन X। रिटेंशन फैक्टर हम निकालेंगे B का, क्या रहेगा, अब देखिए B का बताइए तो जरा, B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, Z अपॉन सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, X। इस प्रकार से हमने दोनों कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर डिटरमाइन किया है। और इस प्रकार से जो टेक्निक रहेगा इसको हम कहते हैं थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसकी मदद से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो कॉलम एंड थीन लेयर बोथ आर द टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। और उसके बाद सेकंड जो टाइप रहेगा दैट इज पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। सेकंड टाइप कौन सा रहेगा, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। अब पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में एक ही टाइप दिया है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब पेपर क्रोमैटोग्राफी सिमिलर टू थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी। हमने यहां डिफरेंस कौन सा रहेगा, तो हमने यहाँ ग्लास प्लेट या प्लास्टिक प्लेट का यूज किया था, यहाँ हम वॉटमैन्स फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। कौन सा पेपर यूज करेंगे, वॉटमैन्स फिल्टर पेपर। अब ये फिल्टर पेपर किस प्रकार से यूज करना है, जैसे हमने क्रोमा प्लेट लिया था उसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे हम इस फिल्टर पेपर को लेंगे, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे बेस लाइन। उसके बाद इस बेस लाइन पे हम मिक्सचर का ड्रॉप रखते हैं, पुट करते हैं, 2-4 बार ऐसे मिक्सचर का ड्रॉप रखना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा और बाद में इसको हम ऐसे जार में रखेंगे, ये जार में, ठीक है। और जार में इस प्रकार से रखना ताकि ये रहेगा सॉल्वेंट और ये ड्रॉप या बेस लाइन इस सॉल्वेंट में डीप नहीं होनी चाहिए, ये रहेगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज कौन सा रहेगा, तो स्टेशनरी फेज कौन सा रहता है, वाटर ट्रैप्ड अमंग सेल्यूलोज मोलेक्यूल्स। अब देखिए ये पेपर है, पेपर किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहता है, वाटर ट्रैप होकर रहता है। दैट वाटर ट्रैप फॉर्म द स्टेशनरी फेज हियर। स्टेशनरी फेज कौन बनाएगा पेपर क्रोमैटोग्राफी में, वाटर ट्रैप अमंग द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स। और मोबाइल फेज कौन सा रहेगा, तो दिस सॉल्वेंट विल फॉर्म मोबाइल फेज हियर।
नाउ व्हाई पार्टीशन, हम क्यों पार्टीशन कहेंगे? तो यहां क्या होगा, ये जो सॉलिड कंपोनेंट है ये दो लिक्विड्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनका पार्टीशन होगा बिटवीन दिस टू लिक्विड्स, वाटर एंड सॉल्वेंट, इसलिए इसको नाम दिया है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बाद में ऐसे ही कुछ समय के लिए हम रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, साथ में ये कलर्ड पार्टिकल्स भी या पिगमेंट्स भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ भी दो प्रकार के कलर्स स्पॉट्स बनेंगे। पहला स्पॉट इस प्रकार से समझो रहेगा, ए का बन गया, और दूसरा स्पॉट रहेगा बी का, यहाँ पे समझो बन गया। बाद में हम सेम वे जाएंगे जैसे हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में डिस्टेंस निकाला था सॉल्वेंट फ्रंट का, यहाँ एक और लाइन रहेगी, यस यहाँ पे भी एक और लाइन बनेगी बेटा, यहाँ दिस इज सेड टू बी द सॉल्वेंट फ्रंट। फिर इस बेस लाइन से हमें क्या करना है, ए बी और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस मेजर करना है और उसके बाद हमें रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है। तो इसको अच्छे से ड्राई करना पड़ता है, इस पेपर को बाहर निकल के हम अच्छे से ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद सभी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, उससे हमें रिटार्डेशन फैक्टर मिल जाएगा। इस प्रकार से पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कैरी आउट करते हैं। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। So all these are the methods used to purify the organic substances.